तलाक के 7 साल बाद पत्नी बन गई एसडीएम। पति उसके ऑफिस के बाहर कुल्फी बेच रहा था। एक लड़की अपने तलाक के 7 साल बाद अफसर बन जाती है और जब अपनी सरकारी गाड़ी से गेट के पास बाहर जाती है या गेट से अंदर आती है तो वह हमेशा देखती थी कि उस गेट के बगल में एक लड़का कुल्फी बेच रहा होता था। दोस्तों, गर्मियों का मौसम था और बहुत तेज धूप पड़ रही थी। वहाँ जो लड़का कुल्फी बेच रहा था उसने अपने चेहरे को गमछे से ढक रखा था। इसके बाद दोस्तों, वह लड़की अपने ड्राइवर से कहती है, जरा उस कुल्फी वाले के पास जाओ और वहाँ से 2 कुल्फी लेकर आओ, मेरा बहुत मन कर रहा है कुल्फी खाने का। दोस्तों, पहले दिन वह लड़की वहाँ से कुल्फी खाती है, दूसरे दिन भी वहाँ से कुल्फी लेती है, लेकिन तीसरे दिन जब वह खुद कुल्फी लेने जाती है तो उसे पता चलता है कि वह लड़का कोई और नहीं बल्कि उसका तलाकशुदा पति है। दोस्तों, वह उसे पहचान नहीं पा रही थी क्योंकि उस लड़के ने चेहरे पर गमछा बांध रखा था और गर्मी की वजह से लड़की ने भी मास्क लगा रखा था, जिसके कारण वह लड़का भी अपनी तलाकशुदा पत्नी को नहीं पहचान पाया। दोस्तों, तलाक के 7 साल बाद वह लड़की एसडीएम बन जाती है और वह लड़का उसी तहसील के सामने कुल्फी बेच रहा होता है। इसके बाद दोस्तों, उस लड़की ने अपने पति के साथ जो किया उसे सुनकर शायद आप भी उसकी तारीफ करेंगे और कहेंगे कि सच में वह लड़की नहीं बल्कि देवी थी। दोस्तों, यह बहुत ही रोचक और दिल को छू लेने वाली कहानी है। आइए पूरी कहानी इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। दोस्तों, यह कहानी है पटना की रहने वाली राधिका की। राधिका के पिता एक सरकारी शिक्षक थे। राधिका के पिता को लगता था कि उनकी बेटी अब जवान हो गई है, बड़ी हो गई है और पटना में रह कर के पढ़ाई कर रही थी। उसका ग्रेजुएशन भी पूरा हो चुका है और वह सरकारी नौकरी की तैयारी भी कर रही है। तो उनकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा है। क्यों न राधिका की शादी कर दी जाए, क्योंकि दोस्तों राधिका 3 बहनें थीं, तो उसके पिता चाहते थे कि एक-एक करके धीरे-धीरे सबकी शादी कर दें, जिससे उनके ऊपर बोझ कम हो। इसके बाद दोस्तों, राधिका के पिता ने वैशाली के रहने वाले एक लड़के से उसकी शादी तय कर दी। उस लड़के का नाम रोहन था। दोस्तों, रोहन भी बहुत अच्छे परिवार से था और पढ़ा लिखा था। वह अपने माता-पिता का इकलौता बेटा था। उसकी माता-पिता का अच्छा खासा व्यवसाय भी था जिसे वह अकेले संभालता था। इस वजह से राधिका के पिता को लगता था कि यह लड़का ठीक है और उन्होंने रोहन से अपनी बेटी राधिका की शादी तय कर दी। लेकिन दोस्तों, जब राधिका को पता चला कि उसके पिता ने उसकी शादी तय कर दी है, तो वह अपने पिता से कहती है, पापा, आप मेरी शादी इतनी जल्दी क्यों करना चाहते हैं? मैं अभी पढ़ाई करना चाहती हूँ, कुछ बनना चाहती हूँ। जब मैं काबिल हो जाऊँगी तब आप मेरी शादी करवा देना, मैं कुछ नहीं कहूँगी। लेकिन दोस्तों, राधिका के पिता पर बहुत सारी जिम्मेदारियां थीं और वह हमेशा बीमार भी रहते थे। वे सोचते थे कि जब तक मैं जिंदा हूँ अपनी सभी बेटियों की शादी कर दूँ। इस वजह से वे राधिका की बात नहीं मानते। राधिका भी चाहकर अपने पिता का विरोध नहीं कर पाती। कुछ दिनों बाद दोस्तों, राधिका और रोहन परिवार वालों की वजह से मिलते हैं और एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं और फिर दोनों की शादी घर वालों की मर्जी से धूमधाम से हो जाती है। लेकिन दोस्तों, रोहन अपने माता पिता का इकलौता बेटा था और वे उसे बहुत लाड प्यार करते थे, बहुत मानते थे। इस वजह से रोहन के अच्छे खासे दोस्त बन गए थे और उसके घर के आस पड़ोस भी उसके पीछे रहते थे। दोस्त रोहन अपने पड़ोसियों पर बहुत पैसा खर्च करता था, उनके साथ घूमता फिरता था। वे जो कहते वही करता था क्योंकि दोस्त, उस गांव में सबसे ज़्यादा पैसा अगर किसी के पास था तो वह रोहन के परिवार और रोहन के पास था। इस वजह से गांव वाले उसके आगे पीछे घूमते थे। दोस्तों, रोहन के गांव के पड़ोसी उसके परिवार को देखकर बहुत जलते थे और नहीं चाहते थे कि रोहन या उसका परिवार जिंदगी में आगे बढ़े। वे किसी भी तरह रोहन को नीचे गिराने की कोशिश में लगे रहते थे और ऐसा भी कुछ होता था। शादी के कुछ दिनों बाद ही रोहन अपने पड़ोसियों और दोस्तों के साथ शराब पीने लगता है। वे लोग उसे बर्बाद करने की कोशिश करते हैं जिससे रोहन को शराब की लत लग जाती है। वह अपने पड़ोसियों के साथ घूमने फिरने और हमेशा शराब पीने लगता है।
रोहन खुद अपने पैसे से शराब खरीदता था और सबको पिलाता था। लेकिन जब यह सब राधिका को पता चलता है तो वह अपने पति रोहन का विरोध करती है और कहती है, अगर आप यह गंदे काम करते रहेंगे तो हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? हमारे गांव वाले हमें खुश नहीं देखना चाहते कि वे लोग उसे बर्बाद करना चाहते हैं, और यह सब बात आपको समझ में ही नहीं आ रही है। लेकिन दोस्तों, रोहन जो था वह राधिका की बातों को नहीं सुनता और राधिका को गाली गलौज करके हमेशा बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करता था। इस वजह से राधिका के सास ससुर भी रोहन को बहुत डांटते थे, बहुत समझाते थे। लेकिन दोस्तों, रोहन ना तो अपने माता पिता की बात मानता था और ना ही राधिका की बातों को सुनता था। वह हर रोज शराब पीकर आने लगा और अपनी पत्नी के साथ मारपीट करने लगा, गाली गलौज करने लगा, क्योंकि दोस्तों रोहन अपने माता पिता का इकलौता बेटा था और उसके पास जमीन की कोई कमी नहीं थी। उसकी दुकान भी अच्छी खासी चल रही थी और वहां से अच्छी कमाई भी हो रही थी। इस वजह से रोहन का मन गलत कामों में बहुत ज़्यादा लगने लगा था। दोस्तों, राधिका को शादी करके आए हुए अभी 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ था और इन 1 महीनों में राधिका सब कुछ समझ गई थी कि अगर रोहन ऐसा ही करता रहा तो हम लोग सड़क पर आ जाएंगे। दोस्तों, अब आप लोग समझ सकते हैं कि रोहन अपने पड़ोसियों और दोस्तों के साथ में किस तरह की अय्याशी करता होगा और कितना ज़्यादा पैसा खर्च करता होगा, जिस वजह से उसकी पत्नी परेशान हो चुकी थी। दोस्तों, राधिका के सास ससुर भी रोहन को समझाने की कोशिश करते थे, लेकिन वह बाद में वे भी उसे छोड़ देते थे। देखते ही देखते 4-5 महीने बीत जाते हैं, लेकिन दोस्तों रोहन हमेशा राधिका को मारता पीटता था। उसके जीवन में 1% भी सुधार नहीं हो रहा था। दोस्तों, इन सारी हरकतों की वजह से राधिका बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी और वह सोच रही थी कि अगर ऐसी ही ज़िंदगी चली तो कुछ दिनों में हम बर्बाद हो जाएंगे और इस घर के सारे लोग सड़क पर आ जाएंगे। राधिका अपने पापा को फ़ोन करती है और कहती है, पापा, यहाँ रहने से अच्छा है कि मैं अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लूँ, इस दुनिया को छोड़कर चली जाऊँ। इतना कहते ही उसके पापा उसकी बातों को समझ जाते हैं और पूछते हैं, बेटी बताओ तुम क्या चाहती हो? तब राधिका अपने पापा से कहती है, पापा, अब मुझे यहाँ बिल्कुल भी मन नहीं लगता, ना मुझे पढ़ने का समय मिलता है। दिन रात घर में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं और रोहन जो मेरा पति है वह समझने का नाम ही नहीं ले रहा। मैं अपने घर आना चाहती हूँ, यहाँ एक दिन भी नहीं रहना चाहती। इसके बाद दोस्तों, राधिका के पापा उसके ससुराल आते हैं और उसके सास ससुर से बातचीत करते हैं। बातचीत के बाद राधिका के पापा अपनी बेटी को लेकर अपने घर चले जाते हैं। घर जाने के बाद राधिका की तलाक की अर्जी कोर्ट में दाखिल की जाती है। कोर्ट में कार्यवाही के दौरान रोहन जज साहब के सामने पेश होता है। पेश होने के बाद राधिका जज साहब से कहती है, जज साहब, मुझे अपने पति से कोई परेशानी नहीं है। अगर मेरा पति शराब पीना, बेकार लोगों के साथ घूमना, पैसे उड़ाना और मुझे मारपीट करना बंद कर दे तो मैं उसके साथ रहूँगी। मुझे उसके साथ रहने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वह अपनी बुरी आदतें नहीं छोड़ेगा तो मैं उसके साथ नहीं रह सकती। दोस्तों, जज साहब रोहन से पूछते हैं, क्या तुम अपनी पत्नी से तलाक लेना चाहते हो? तब रोहन कहता है, जज साहब, मुझे इस पत्नी के साथ नहीं रहना, मुझे उससे तलाक चाहिए। जज साहब भी कुछ नहीं कर पाते, ना ही दोनों को समझा पाते हैं। कुछ दिनों बाद दोनों का तलाक हो जाता है। अब दोस्तों, राधिका अपने पापा के घर रहने लगती है और रोहन अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती करने लगता है, अपनी दुकान संभालने लगता है और अपने पड़ोसियों के साथ घूमने फिरने लगता है। दोस्तों, धीरे धीरे रोहन की ज़िंदगी बहुत ख़राब होती जा रही थी, लेकिन उसे समझा कौन सकता था, उसे समझ नहीं आ रहा था। लेकिन दोस्तों, उधर राधिका अपने पापा के घर चली गई और वहाँ से फिर पटना आती है। पटना जाने के बाद वह अपनी सरकारी नौकरी की तैयारी करने लगती है। राधिका पूरे 4 साल तक पटना में रहकर सरकारी नौकरी की तैयारी करती है। इधर रोहन की हालत धीरे धीरे बहुत खराब होती चली जाती है,
क्योंकि दोस्तों जब रोहन ने राधिका से तलाक लिया था तो रोहन के तलाक के 5 महीने बाद रोहन के पापा भी इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। इस वजह से घर की सारी जिम्मेदारियां रोहन पर आ जाती है। लेकिन दोस्तों रोहन शराब पीना नहीं छोड़ता और अपने पड़ोसियों के साथ हमेशा घूमने फिरने में लगा रहता है। इस वजह से होता कुछ ऐसा है कि रोहन के पड़ोसी उसकी सारी ज़मीन थोड़ा थोड़ा करके थोड़े थोड़े पैसे देकर अपने नाम करवा लेते हैं। यहाँ तक कि उसकी दुकान भी शराब पिलाकर और कुछ पैसे देकर वे लोग अपने नाम करवा लेते हैं। दोस्तों जब रोहन के पास पैसा खत्म हो जाता था तो वह अपनी ज़मीन का एक टुकड़ा बेच देता था। लेकिन जब उसकी मम्मी इसका विरोध करती थी तो रोहन अपनी मम्मी को मारने पीटने लगता था। इस वजह से उसके घर वाले भी उसका विरोध करना बंद कर देते हैं। दोस्तों उधर राधिका सरकारी नौकरी की तैयारी में बहुत व्यस्त थी। तैयारी के बाद वह परीक्षा देती है और कुछ महीने बाद उसका ज्वाइनिंग लेटर आ जाता है। राधिका एक तहसीलदार बन जाती है और उसकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था। दोस्तों राधिका के माता पिता भी उससे बहुत खुश थे। राधिका को तलाक लिए हुए पूरे 7 साल गुजर चुके थे और इन 7 सालों बाद राधिका के पापा उससे कहते हैं कि तुम्हारे तलाक को भी काफ़ी समय हो गया है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम दूसरी शादी कर लो क्योंकि अकेले तो तुम अपनी ज़िंदगी नहीं बिता सकती। लेकिन दोस्तों राधिका अपने पापा से कहती है, पापा जी अभी मुझे शादी करने का बिल्कुल भी मन नहीं है। हमारे छोटे भाई बहन हैं तो मैं चाहती हूँ कि उन्हें अच्छे से पढ़ा लिखा कर अच्छे पद पर उनकी नौकरी लगवा दूँ। उसके बाद मैं अपने बारे में सोचूंगी। राधिका की ज़िंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था। उसकी ज़िंदगी में कोई समस्या नहीं थी। एक दिन राधिका का ट्रांसफ़र वैशाली ज़िले में हो जाता है। जब वह तहसील से बाहर निकलती थी या तहसील के अंदर जाती थी तो वह देखती थी कि तहसील के बाहर गेट पर एक कुल्फ़ी वाला खड़ा होकर कुल्फ़ी बेच रहा था। दोस्तों राधिका उस कुल्फ़ी वाले से कुल्फ़ी खरीदती थी और कभी-कभी अपने ड्राइवर से मंगवा लेती थी। लेकिन दोस्तों राधिका ने कभी उस आदमी का चेहरा नहीं देखा था क्योंकि गर्मियों का समय था और वह आदमी हमेशा अपने चेहरे को गमछे से ढककर रखता था। दोस्तों वह आदमी भी राधिका को कभी नहीं देख पाया था। राधिका जब भी वहाँ कुल्फ़ी लेने जाती थी तो हमेशा अपने चेहरे पर मास्क लगाकर रखती थी क्योंकि वह तहसील से बाहर निकलते वक्त बिना मास्क के नहीं जाती थी। इस वजह से वह कुल्फ़ी वाला उसे पहचान नहीं पाता था। दोस्तों एक दिन सुबह का समय था और राधिका तहसील में प्रवेश कर रही थी। तभी वह देखती है कि जो कुल्फ़ी वाला है वह सुबह सुबह अपने ठेले को लगा रहा था और कुल्फ़ी बेचने की तैयारी कर रहा था। दोस्तों सुबह का समय होने की वजह से उसने अपने चेहरे पर गमछा नहीं बांधा था और उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। जब राधिका अपने पति रोहन को वहां देखती है तो वह बहुत हैरान हो जाती है। वह तुरंत तहसील के अंदर चली जाती है और अंदर बैठकर सोचने लगती है कि आखिर उसकी ज़िंदगी में क्या हुआ होगा कि उसकी ऐसी हालत हो गई। अब उसे कुल्फ़ी क्यों बेचना पड़ रहा है? उसके मन में ढेर सारे सवाल उठने लगते हैं। दोस्तों राधिका का काम में बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। वह हमेशा रोहन के बारे में ही सोच रही थी। तभी राधिका अपने कर्मचारी को बुलाती है और कहती है, जो गेट के बाहर कुल्फ़ी बेच रहा है उसे ज़रा बुला लाओ, मुझे उससे कुछ बात करनी है। दोस्तों वह कर्मचारी कुल्फ़ी वाले के पास जाता है और कहता है, डीएम मैडम आपको बुला रही है, आपसे बात करना चाहती है। दोस्तों रोहन बहुत घबरा जाता है और परेशान होकर के कर्मचारी से कहता है, साहब मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तो बस यहाँ अपना ठेला लगाता हूँ। अगर आप लोगों को पसंद नहीं है, आप मना कर देंगे तो मैं अपना ठेला लेकर चला जाऊँगा। तब दोस्तों वह कर्मचारी कहता है, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वह आपसे कुछ ज़रूरी बात करना चाहती हैं। आप एक बार जाकर मैडम से मिल लो और देखो कि वह आपसे क्या कहना चाहती है। दोस्तों राधिका अपने चेहरे पर मास्क लगाकर बैठी रोहन का इंतजार कर रही थी। तभी रोहन राधिका के केबिन में जाता है और उसके सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगता है। वह कहता है, मैडम जी मैं अगले दिन से यहाँ ठेला नहीं लगाऊंगा। अगर आप चाहती हैं तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा।
गरीब हूँ, मेरे ऊपर चालान मत करिए वरना मैं इतना पैसा कहाँ से भरूंगा। दोस्तों राधिका उससे कहती है तुम परेशान मत हो, चुपचाप यहाँ बैठो। फिर राधिका रोहन से पूछती है क्या तुम मुझे पहचानते हो। दोस्तों रोहन कहता है मैडम जी मैं आपको पहली बार देख रहा हूँ, मैं आपको कैसे जानूँ कैसे पहचानूँ, मैं आपको नहीं पहचानता। तब राधिका अपने चेहरे से मास्क उतारती है। दोस्तों जब रोहन उसका चेहरा देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे ऐसा लगता है जैसे वह कोई सपना देख रहा हो। दोस्तों रोहन राधिका को देखकर बहुत हैरान हो जाता है और पूछता है तुम यहाँ कैसे आ गई। दोस्तों राधिका रोहन से कहती है देखो तुम तो मेरी बात नहीं मानते थे, तुम अपनी दुनिया में मस्त थे। जब मैं तुमसे अलग हुई तो मैं अपने पापा के घर चली गई, फिर वहाँ से पटना गई। पटना जाकर मैंने मन लगाकर पढ़ाई की, भगवान ने मेरी सुन ली और आज मैं यहाँ एसडीएम बन चुकी हूँ, मुझे सरकारी नौकरी मिल गई है। दोस्तों रोहन यह सब सुनकर बहुत घबरा जाता है और वहाँ से उठकर जाने लगता है क्योंकि वह अपने ऊपर बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। तब राधिका रोहन से कहती है रुको जरा यहाँ बैठो, मुझे तुमसे बात करनी है। इसके बाद दोस्तों राधिका रोहन से पूछती है तुम्हारे माता पिता कैसे हैं। तब रोहन कहते हैं तुम्हारे जाने के कुछ महीनों बाद मेरे पापा गुजर गए थे, उनके जाने के बाद हमारी स्थिति और खराब हो गई थी। इसके बाद दोस्तों राधिका पूछती है तुम्हारा तो दुकान था, अच्छा खासा चलता था, तुम्हारे पास इतनी सारी प्रॉपर्टी थी, तो तुम यहाँ कुल्फी क्यों बेच रहे हो। तब दोस्तों रोहन अपनी पूरी कहानी राधिका को बताता है। रोहन कहता है हमारे पड़ोसियों ने हमारी सारी जमीन अपने नाम करवा ली, जो जमीन बहुत पैसे की थी उसके लिए मुझे कम पैसे दिए और कहा कि बाकी बाद में दे देंगे। ऐसे करके उन्होंने मेरी सारी जमीन अपने नाम लिखवा ली। जब मैं उनसे पैसे मांगने जाता हूँ तो वे मुझे मारने पीटने के लिए दौड़ाते हैं, गांव में लोग मुझे रहने भी नहीं देते, जिस वजह से मैं अपने घर कभी नहीं जाता और यहाँ रहकर कुल्फी बेचता हूँ। पापा के जाने के बाद माँ भी बहुत परेशान है और किसी तरह घर पर रहकर अपना गुजारा कर रही है। दोस्तों यह सारी बातें राधिका सुनती है तो उसे यकीन नहीं होता है कि कोई इंसान शराब के नशे में इतना आदी कैसे हो सकता है कि उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए और उसे कुछ समझ भी ना आए। दोस्तों राधिका यह सब सुनकर बहुत चिंतित हो जाती है। इसके बाद राधिका एक तहसीलदार से बात करती है जो रोहन के गांव का रहने वाला था। बातचीत के बाद रोहन की सारी जमीन और प्रॉपर्टी के कागजात जैसे खतौनी वगैरह निकलवाती है और रोहन से कहती है रोहन तुम ठेले पर दुकान मत लगाया करो, मैं तहसील के अंदर तुम्हें एक दुकान दिलवा देती हूँ, वहाँ अपनी दुकान लगाया करो। इसके बाद दोस्तों रोहन वहाँ से चला जाता है और फिर से कुल्फी बेचने लगता है। राधिका रोहन की प्रॉपर्टी के सारे कागजात निकलवाती है और कुछ लेखपालों से बातचीत करती है। दोस्तों 1 साल के अंदर धीरे धीरे रोहन की सारी प्रॉपर्टी जो लोग हड़प चुके थे उनसे वापस लेकर रोहन के नाम करवा देती है। लेकिन दोस्तों जब रोहन के पड़ोसियों को पता चलता है कि कोई रोहन का साथ दे रहा है और उसकी सारी प्रॉपर्टी उसके नाम करवा रहा है तो वे बहुत हैरान हो जाते हैं। लेकिन उनके पड़ोसियों को समझ नहीं आता कि आखिर वह कौन है जो रोहन की मदद कर रहा है, क्योंकि रोहन की पत्नी ने तो उसे तलाक दे दिया था और चली गई थी, उसके साथ तो वह रहती नहीं थी और कुछ महीनों बाद उसके पापा भी इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। इस वजह से रोहन का साथ देने वाला कोई नहीं था। दोस्तों धीरे धीरे समय गुजरता रहा और 2-3 सालों बाद रोहन की सारी जमीन और प्रॉपर्टी एक एक करके उसे वापस मिल जाती है। उसकी दुकान जो लोगों ने धोखे से कुछ पैसे देकर ले ली थी वह भी उसे वापस मिल जाती है। फिर राधिका रोहन से कहती है अब तुम्हें अपनी ज़िंदगी में कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, अगर तुम दोबारा ऐसी गलती करोगी तो शायद इससे भी बुरा हाल तुम्हारा हो जाएगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि अब मन लगाकर अपनी दुकान संभालो, अपने परिवार को देखो और अपनी प्रॉपर्टी का ख्याल रखो। दोस्तों जब राधिका रोहन के लिए इतना कुछ कर देती है तो रोहन उसके सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। दोस्तों रोहन राधिका से कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो,
अब हमें एक साथ रहना चाहिए। लेकिन दोस्तों राधिका रोहन से कहती है, मुझे अभी थोड़ा वक्त चाहिए, मैं अभी तुम्हारे घर नहीं आऊँगी, तुम घर जाओ, अपनी माँ की सेवा करो और अपनी दुकान संभालो, कुछ दिनों बाद मैं तुमसे मिलने आऊँगी। इसके बाद दोस्तों रोहन अपने घर चला जाता है और घर जाकर के अपनी दुकान पर बैठने लगता है, उसे संभालने लगता है। दोस्तों कुछ महीनों बाद राधिका और रोहन एक दूसरे से मिलते हैं और दोनों एक मंदिर में जाकर दोबारा शादी कर लेते हैं। इसके बाद रोहन राधिका को अपने घर ले जाता है। दोस्तों जब राधिका 12-13 साल बाद अपने ससुराल गई तो रोहन की माँ उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि दोस्तों उनका परिवार पूरी तरह उजड़ चुका था। रोहन की शादी के बाद राधिका उसे छोड़कर चली गई थी और कुछ दिनों बाद रोहन के पापा भी गुजर गए थे। इस वजह से उनका पूरा परिवार बर्बाद हो चुका था। लेकिन दोस्तों अब उनके घर में फिर से एक नई उम्मीद जगी थी और उनका परिवार हंसी खुशी रहने लगा था। दोस्तों रोहन ने शराब पीना बंद कर दिया था, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में जो हादसा हुआ उससे वह बहुत कुछ सीख चुका था, बहुत कुछ समझ चुका था। वह अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल कोई गलत काम नहीं करता, एक अच्छे पति के रूप में राधिका के साथ रहता है, कभी उसे मारता पीटता नहीं और कभी उसे प्रताड़ित नहीं करता। दोस्तों वैसे तो कहा जाता है कि लड़कियां लक्ष्मी का रूप होती हैं और उनका कदम जहाँ पड़ता है वहाँ जगह स्वर्ग बन जाती है। शायद राधिका भी उन घर के लिए लक्ष्मी का रूप थी। अगर वह दोबारा उस घर में नहीं आती तो उसकी ज़िंदगी में कभी सुधार नहीं होता और वे हमेशा के लिए बर्बाद हो जाते। दोस्तों यह कहानी का उद्देश्य किसी को दुखी करना या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। हमारा उद्देश्य आपको जागरूक और सतर्क बनाना है, ताकि आप इन कहानियों से सीखकर समाज में सकारात्मक बदलाव का हिस्सा बन सकें। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।